नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। जैसा आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी से पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ध्यान रखो, एनसीईआरटी से हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर कर लिया है। लास्ट के बचे हुए 40 सवालों को मैंने आपसे कहा था कि आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और उनके आंसर खुद लिखने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लिख लिया होगा। आज मैं उन्हीं 40 सवालों को कैसे लिखना था, क्या उनका आंसर था, डिस्कशन आज मैं लूंगा। बट सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि भैया जेई का एडमिट कार्ड फरवरी वाला आ चुका है। पहले 3 से 4 मिनट मैं आज जो बता रहा हूं वो जेई के बच्चों के लिए हैं जो फरवरी में दे रहा है, फिर हम बोर्ड पे आ जाते हैं। मैक्सिमम आप सभी ने जेई का भरा है जैसा मैंने आपसे कहा था। अब सबसे बड़ी चीज क्या करनी है बच्चों, आपको आपको आपका एडमिट कार्ड मिल चुका है। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है या सेकंड शिफ्ट में पेपर है, एडमिट कार्ड के अंदर लिखा है, आप देख सकते हैं। अब देखो बड़े कमाल की बात, ये सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, चाहे वो बोर्ड का दे रहे हैं, जेई का दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिहर्सल। स्कूल का अगर एक एनुअल फंक्शन होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं भैया, रिहर्सल। तो अब देखो मजे की बात, अब आपने करना क्या है। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो अब रोज सुबह 6 बजे उठने की आदत डाल लो। 7 बजे से बैठ जाओ अपने स्टडी डेस्क पे और 7 बजे, 7:30 बजे, 7 बजे से 12 बजे तक के आसपास और रादर 12:30 PM तक लगे रहो। एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, जेई मेन के मॉक पेपर हैं। मॉक पेपर क्या है, ये पुराने 1920 के सवाल के क्वेश्चन पेपर हैं, इनको सॉल्व करो, उतने ही टाइम में करो और फिर उठो। और इवनिंग वाले भी उसी टाइम में पेपर की प्रैक्टिस करें इसी तरीके से, इसे कहते हैं रिहर्सल। और एक बार जब रिहर्सल हो जाएगी तो आनंद आ जाएगा, तो उस दिन पेपर देने में दिक्कत नहीं होगी। ये चीज, अब कोई भी नई चीज के ऊपर नहीं भागना है। अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरे वाले लेक्चर बड़े ध्यान से देखे भी थे और आराम से तैयारी की भी थी। उसमें मैंने कॉन्सेप्चुअली भी आपकी बात करी है, बोर्ड की भी बात करी है और एनसीईआरटी की भी बात करी है। तो इस तरह का लॉजिक आपको जेई मेन में भी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट। फिर आपके जेई के लिए मैं आता रहूंगा। और अब क्योंकि आपको पता है 1 मार्च से तो हम वैसे ही, जैसा पांडे सर ने डिसाइड किया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि भाई मैं इसी तरीके से चीज़ों को जेई के हिसाब से रिविजन पैटर्न में डाला जाए, तो अब हम मार्च 1 से, रादर देन मैं जो बीच में जेई के सेशन दे रहा था उसको मैंने इसलिए, अभी हमारा प्लानिंग के साथ जाएगा तो मार्च 1 से मार्च 30 तक आपको पता ही है कि आपके पास वो सारे लेक्चर जेई वाले भी आ रहे हैं, नीट वाले भी आ रहे हैं और बोर्ड का भी रिवीजन उसी अंदाज से आपके लिए होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर जेई। डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स with reference to their electronic configuration, oxidation state, atomic size, ionization enthalpy and electronegativity। ऑलरेडी एक्सप्लेन है। देखो सारी बातें, ये जितनी भी बातें सवाल में इसने दागी हैं, इतनी जितनी बातें सवाल में इसने पूछी हैं, आप सभी ने मेरे साथ ये पहले ही लेक्चर से पढ़ा है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो उसी पे बात कर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है, NS2 NP3। ठीक है जी। व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम फॉस्फोरस? 7.2 मेरे भैया, नाइट्रोजन, पहला पॉइंट है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, पता है ना, N2 एग्जिस्ट करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, एज 2p पाई 2p पाई is effective overlapping, while in case of phosphorus 3p orbitals cannot do this effective
overlapping, so pi bond is not favorable and phosphorus exists as P4। अब देखो इतना जो आपने आंसर लिखा इसके अंदर आपने ये सारी बातें समेट दी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेकंड बच्चों क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नाइट्रोजन cannot show pentavalency because of absence of vacant d orbital while phosphorus can do so। Nitrogen does not shows pentavalency because of the absence of d orbitals while phosphorus can do so। और एक थर्ड पॉइंट लिख लो, नाइट्रोजन कैन शो H bonding while phosphorus cannot। भाई देखो ना, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है, वो ये कर सकता है, फॉस्फोरस नहीं करता। तो ये आपको डिफरेंस देने हैं। एक पॉइंट और आ सकता है कि PP सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन NN सिंगल बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबल देन NN सिंगल बॉन्ड। डन बच्चों, अगला देखते हैं। डिस्कस द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ऑलरेडी आप जानते हो पहला क्वेश्चन भी यही था, तीसरा भी यही है। वाई डज अमोनिया फॉर्म H बॉन्ड बट PH3 डज नॉट? द सेम रीजन बच्चों बताया। अमोनिया, इन अमोनिया nitrogen can show H bonding because of, बोलो मेरे साथ, because of better electronegativity and हाई चार्ज डेंसिटी। मेरे भाई डेंसिटी क्या होती है, जरा फिर सुनो मेरे साथ। जैसे हम बात करते हैं ना पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मैं ऑर्गेनिक के जमाने से बताता चला आ रहा हूं, चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब देखो डेंसिटी जैसे हम कहते हैं ना पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, जरा देख लें, सब सही है? हाँ जी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है मेरे बच्चों कि 1 किलोमीटर में मान लो कितने लोग रह रहे हैं, उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब अगर शहरों की बात करें तो 1 किलोमीटर में लेट से 500-600 लोग रह रहे हैं, कम बताए मैंने, वैसे नोएडा दिल्ली में तो बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं तो ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और एक छोटे टाउन में मकान हैं तो उसी 1 किलोमीटर में मान लो 10-12 मकान हैं, तो उस वजह से वहाँ लोग भी कम रह रहे हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो साइज ज़्यादा होने की वजह से और चार्ज उतना ही है, वो लोन पेयर है दोनों पे। देखो NH3 में भी लोन पेयर है ना, PH3 पे भी लोन पेयर है। अब बच्चे साइज किसका बड़ा है? फॉस्फोरस का, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और नाइट्रोजन की चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है, इसीलिए नाइट्रोजन NH3 में H बॉन्डिंग करता है, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चे। 7.5 हाउ इज नाइट्रोजन prepared in the laboratory, write the chemical equation of the reaction involved। बच्चों याद है NH4Cl और NaNO2 मैंने आपको लिंक कराया था, है ना। फिर NH4NO2 बना था, NaCl बाहर हो गया था और NH4NO2 को हीट करने पर N2 मिला था, है ना। आइए
इन्हीं क्वेश्चंस के साथ जैसे हम इस चैप्टर को पूरा रिवाइज भी कर रहे हैं, तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं। तो आइए अरे भैया, अब देखिए जरा, ये टेबल याद कर ली है बच्चों या नहीं करनी है अभी तक भी? कर लेंगे सर, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या जल्दी है। हाय हाय, देखो भैया, NH4Cl, NaNO2, N2 और ये है ना। अब इसको हमने जो समझाया था 7 पॉइंट, कौन सा है ये? वापस आना पड़ेगा ना। अरे, हमारे सिस्टम की भी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। चित्रों पे खुला है भैया, जरूर आएंगे तुम्हारे एग्जाम में ये चित्र। देखो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करा रहा हूं, और कैसे। तो सवाल था 7.5, हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। फिर सोचो जो मैं कह रहा था, अमोनियम क्लोराइड के साथ NaNO2 डाल दिया। अमोनियम क्लोराइड के साथ NaNO2। देखो मजेदार बात क्या है, ध्यान से समझो। Na का तो Cl के प्रति मोहब्बत बहुत ज्यादा है, और बनेगा NH4NO2। अब सब बातें भूल के इसको गौर से देखो। इसमें 2 N है, 4 H हैं, 2 ऑक्सीजन है। हीट करेंगे, ये निकल जाएगा जल, और साथ में उड़ जाएगा नाइट्रोजन। डन है बच्चों, कोई परेशानी किसी तरह की? अब जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से गौर कीजिएगा। ये हमने देख लिया किस तरीके से लेबोरेटरी प्रिपरेशन यहां पर हो गई है। कोई दिक्कत तो नहीं है बालक किसी भी प्राणी को? चलिए, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, लिख दी हमने। हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली, याद है हेबर्स प्रोसेस के विषय में समझाया था, प्रेशर हाई चाहिए, और ली शैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से समझाया था। रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन भी हाई चाहिए, N2+3H2 गोस टू 2NH3। ये सारा ज्ञान हमने वहां पर बॉश हेबर प्रोसेस में पेला था, तो आपने देख लिया होगा। ये कोई दिक्कत तो नहीं, सही चल रहा है हमारा साउंड, बढ़िया। इलस्ट्रेट हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद HNO3। याद आया, उस दिन भी लिखवाया था मैंने ये, जरा देखेंगे। ये सारे जो पीली पट्टी वाले हैं ये 2-3 बार याद करने हैं। अब देखो, तुम पूछते हो ना कि सर कौन सी रिएक्शन बोर्ड में आ जाएगी, तो बहुत सारी रिएक्शन है। मैं हमेशा कहता हूँ, ये देखो ये आ गया बॉश हेबर प्रोसेस। इसमें 2 चीज पे अंडरलाइन कर रखा है मैंने, एक ये कैटलिस्ट, एक ये प्रेशर हाई, एक ये कैटलिस्ट, इसको मत भूल जाना। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन याद है सारे ये। अब देखो बेटा, NH4NO2 को जब हम हीट कर रहे थे तो वहां पर N2 मिल रहा था। NH4NO3 को कर देंगे तो N2O मिल जाएगा, खत्म कहानी। इसी रिएक्शंस के साथ आप बाकी सारी भी लिंक कर सकते हो। NO वाली तो मैंने वैसे भी समझाई। नाइट्रिक एसिड, इसकी रिएक्शन देखो अब कौन सी आ रही है, कॉपर के साथ वाली आ रही है, ये वाली। समझ में आ रहा है? पहले भी समझाया था, कॉपर को जब डाइल्यूट के साथ डाला है HNO3 के साथ तो देखो यहाँ NO मिल रहा है, और कॉपर को जब कंसंट्रेटेड के साथ डाला है तो NO2 मिल रहा है। ये चीज बार बार मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी, अभी भी वही चीज समझा रहा हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन उधर चला गया। क्योंकि HNO3 इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा ना। 7.7, कॉपर प्लस HNO3 डाइल्यूट, कॉपर NO3 होल ट्वाइस प्लस NO, बैलेंस आप करना, कॉपर प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड
NO2, है ना बेटा। अब बैलेंस आपने करना है और इन सभी रिएक्शन को 4 से 5 बार जरूर लिखना है, नहीं तो हालत खराब है। ओके, गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 and N2O5। ऑलरेडी आपको मैंने टेबल से भी बताए हैं गुरु, और हैं भी बड़े आसान। N बीच में लो, डबल बॉन्ड हो, ओ लो, बड़ा देख भी ले। पता नहीं टेबल याद करीबी नहीं है बालकों ने। है ना, किस किस के हो गई है? NO2 का हो गया और N2O5। और एक बार इसको ऐसे घुमा लेना, 1 मिनट, प्लस यहां आएगा और प्लस यहां आएगा, क्योंकि माइनस इस तरफ है ना। ठीक है बेटा, और फिर इसको वैसे घुमा लो, फील आएगी तुम्हें, देखो उसकी सिस ट्रांस वाली। क्लियर है बच्चों को, दिक्कत तो नहीं? दिस इज व्हाट 7.8। द HNH एंगल वैल्यू इज हायर देन HPH, HSAH एंड HSBH एंगल Y। देखो, अगर हम ध्यान से सोचें तो ये खुद भी कह रहा है, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड NH3 एंड ओनली sp बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। कहने का मतलब ये है, नाइट्रोजन जिस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है sp3, और बॉन्ड एंगल तो वैसे जानते हो लोन पेयर सब पे है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन की जब बात आती है तो नाइट्रोजन बाबू का जो इस तरह से फिलॉसफी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, वो अलग तरीके से मूव करती है। देखो, इस sp3 का मतलब क्या है कि sp3 का हमें ये समझ। अब अगर मैं खास तौर पे ये पॉइंट देखूं कि HNH बॉन्ड वैल्यू और ये सारे बॉन्ड वैल्यू, देखो सीधी बात है, अमोनिया, अब देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन में सबसे छोटा है, ध्यान से देखना। अब उससे क्या होता है, जब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन में सबसे छोटा है तो वो लोन पेयर को, अपने जो लोन पेयर है और उसके जो बॉन्ड पेयर है उसके रिपल्शन को, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर की तरफ। देखो इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7.9। बड़े ध्यान से समझना बेटा, मैं पूरा इसको इलॉबरेट करके समझा रहा हूं, ऑलरेडी भी समझाया था मैंने। देखो, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे प्रेशर जो बिल्ड कर रहा है, ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस और खास तौर पे अगर आप देखो इधर नीचे आते हुए HPH, ये सारे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा इस रिपल्शन को रिलीव करेगा। जब वो इस रिपल्शन को रिलीव करेगा तो मेरा बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। देखो, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो रिपल्शन कम। दोबारा देखो, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। याद है SN1 SN2 में भी मैंने जो वो जेई वाला लेक्चर दिया उसमें ये डाला है ऑर्गेनिक में, कि बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इस बात को ध्यान दो। यस, तो वो चीज समझो। तो बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा है, इसका सीधा सा मतलब है स्टेबिलिटी बेटर आप देख पाओगे। नाइट्रोजन वाले केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर छोटा, स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट, और यहां साइज बढ़ता जाता है। तो इसको ऐसे लिखोगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज increases and bond strain decreases, hence bond angle increases। मजा आ जाएगा भाई साहब, ये लिख दोगे तो ठीक है। अगला है, why does R3P डबल बॉन्ड O exist but R3N डबल बॉन्ड O does not। जरा 1 मिनट सोचना बच्चों, वीडियो को यहां पॉज करो, इसका आंसर आप दे सकते हो। देखो, R3P डबल बॉन्ड O में फॉस्फोरस पेंटावेलेंसी शो कर रहा है। R3N डबल बॉन्ड O बनाने के लिए
नाइट्रोजन को भी पेंटावेलेंसी शो करनी पड़ेगी, और जो कि नाइट्रोजन नहीं कर सकता, जो कि नाइट्रोजन नहीं कर सकता। तो अगर नाइट्रोजन पेंटावेलेंसी शो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो भैया R3N डबल बॉन्डो नहीं बनेगा। लिख लेते हैं इसको, R3P डबल बॉन्डो exist, R3N double bond does not, because nitrogen cannot show पेंटावेलेंसी। कितने अच्छे से आंसर फॉर्म हो जाते हैं ना। अब देखो, कहानी एक ही तरीके से है, एक ही चीज बार बार चलती चली जा रही है, वो होगा या नहीं होगा, वो बनेगा या नहीं बनेगा, और आपको जानते हो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे बच्चों, मजा ये है, पता है कमाल की बात क्या है, जैसे स्टार्टिंग में कुछ बच्चे हमारे एक्सेलरेट में कहते थे सर स्मार्ट बोर्ड, फिर बच्चों को समझ में आया नहीं, इससे भी फर्क, इससे भी मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर का साथ जरूरी है। पता है, हम ऑफलाइन सेंटर पे होते हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर हमारे डाउट क्लासेस के, डाउट सेशन के टाइम लगते हैं। मतलब गौरव सर इस 10 दिन में इस 1 घंटे के लिए आपको अवेलेबल हो सकते हैं, तो भाई साहब उस पर वेटिंग हो जाती है। ऐसे इस तरह से पढ़ने के लिए बच्चे को बड़ा मजा आता है। पता आपके साथ बैठ के पढ़ा रहा हूँ ऐसा फील। तो एक्सेलरेट 2 में वही चीज़ कर रहे थे, और वो तो वीडियो तो हमारे वाले ही जाते हैं। तो मैंने कहा बच्चों इसको समझने की कोशिश करो, हवाबाजी में नहीं। अब देखो बच्चों, नवंबर के फर्स्ट वीक से जब मैं आया हूँ अराउंड आपके पास, और ग्रेजुअली and cannot show pentavalency as no d orbitals are available। एक ही आंसर को कई तरीके से भाई पूछ लेता है। चलिए, एक्सप्लेन वाई BiH3 इज बेसिक, आती हुई, while NH3 is basic while BiH3 is only feebly basic। As we move down the group, पता ही है चीज, देखो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। भाई एक बात बताओ, आपने बर्थडे पार्टी करी, बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना बनाया, आलू गोभी पूरी सब्जी, भाई साहब आनंद आ गया। अब आपने अपने दोस्तों को बुलाया था, और किसी वजह से 2-3 दोस्त आपके आ नहीं पाए, खाना बच गया। अब उस खाने को आप रखेंगे तो वो खाना खराब हो जाएगा, भैया गर्मियां आ गई हैं अब तो धीरे धीरे, तो क्या करें। अब आपको वो खाना आपके लिए एक्स्ट्रा है, रखना भी दिक्कत है, अब आप किसी को देने के लिए बेताब हैं। आप कोई चीज क्यों छोड़ेंगे जब आप उसे छोड़ने के बाद स्टेबल होंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज जो है अब छोटा है, लोन पेयर उस पे है, वो लोन पेयर उसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करता है। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये मैं पहले समझा चुका हूं कि अमोनिया में नाइट्रोजन, जब मैंने कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था, यानी डेटिव बॉन्ड बताया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि भैया यहां पर जो नाइट्रोजन ये कोवलेंट कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, डेटिव बॉन्ड बना रहा है, वो इस वजह से बना रहा है कि इसका लोन पेयर इसको तकलीफ दे रहा है। कोई चीज क्यों छोड़ोगे जब वो आपको तकलीफ देगी, है ना। अगर वो तकलीफ नहीं दे रही तो आप उस चीज को नहीं छोड़ोगे। क्लियर है। तो मेरे बच्चे, इन NH3 because of a small size of N, lone pair is difficult to hold because of high repulsion, so tendency to donate this lone pair increases।
tendency to donate the lone pair increases, hence the basic nature. While as we move down the group, अरे भैया अब तो तुम मेरे साथ बोल सकते हो, as we move down the group, atomic size increases, so ability to hold that lone pair increases and basicity decreases. वो लोन पेयर दिक्कत नहीं करता और फिर उसके साथ वेकेंट डी ऑर्बिटल भी चले आ रहे हैं, तो वो अब लोन पेयर में इतनी दिक्कत है नहीं होल्ड करने में, तो उसको छोड़ने की भी इतनी जल्दी नहीं है. Hence the repulsion of the lone pair becomes less effective, hence the tendency to donate lone pair decreases और बेसिसिटी डिक्रीजेस. देख रहे हो, आंसर्स के अंदर मैं इतना इलॉबरेटिव आंसर आपको दे रहा हूं जिससे आपका एक तरह से ध्यान भी क्वेश्चन पे रहे, चीजों को लिंक कर रहा हूं. आप एक चीज मेरी बात पे ध्यान दीजिए, इनऑर्गेनिक भी कोई रटने की बात नहीं है. हाँ, ये है कि इसमें एक पूल ऑफ आंसर्स हैं, मतलब 15-16 टॉपिक्स हैं जिनके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो. साइज का हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हो गया, इन सब के बेसिस पे आप ये आंसर्स कर सकते हो. इतनी सी बात है. तो आपको बस उसको क्वेश्चन को समझ के फ्रेम करना आना चाहिए. मजा ये है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोरस sp4y. ऑलरेडी एक्सप्लेन है बच्चों, कई बार एक्सप्लेन है. अभी पहले क्वेश्चन में फिर समझाया था, N2p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग कर सकता है. देख रहे क्वेश्चन कितने आसान हो गए पी ब्लॉक के. अब चाहे पी ब्लॉक पढ़ना हो, चाहे कोऑर्डिनेशन, बिंज वॉचिंग इसलिए हेल्प करती है. मैंने बड़े आराम से प्यार से चीजों को होल्ड कर करके समझाया है, तो बड़े ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा. फिर तीसरा देखो, राइट मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस. जब मैंने एलोट्रॉपिक फॉर्म समझाई थी तब मैंने इनके डिफरेंसेस पे बात की थी, याद है? क्वेश्चन आ सकता है, देखो यही पेज खुला है. White phosphorus is a translucent white waxy solid. It is poisonous, soluble in water, insoluble in water. देखो क्या क्या चीजें हैं, फिर से देखो. White phosphorus is a translucent white waxy solid. मेरे साथ बोलते चलो, देखो हाथ की हाथ याद हो जाएगा. It is poisonous, insoluble in water, but soluble in carbon disulfide and glows in dark. It dissolves in boiling NaOH in an inert atmosphere, giving pH 3. एक बार इसको पढ़ो मेरे साथ. डन है बेटा? अब देखो, रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस. तो रेड फॉस्फोरस एक्चुअली व्हाइट फॉस्फोरस से बेटर स्टेबिलिटी शो करता है, बिकॉज ये वाला बॉन्ड खुल जाता है, तो एंगुलर स्ट्रेन कम हो जाता है. इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज, व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर, अ सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड. Red phosphorus possesses iron clay luster. It is odorless, non-poisonous, and insoluble in water as well as in carbon disulfide. Much less reactive, does not glow in dark.
तो डिफरेंसेस क्या हो गए? ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। मेरे बच्चे, सबसे पहले व्हाइट वैक्सी सॉलिड, पॉइजनस, ग्लो इन डार्क, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन CS2, है ना? तो ये लिखते जाओ, व्हाइट वैक्सी सॉलिड, insoluble in water but soluble in CS2। देखो, आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों में ही insoluble था। देखो, अब एक चीज समझाता हूं आपको। ये देखो, रेड phosphorus is obtained by heating white phosphorus in an inert atmosphere for several days. When red phosphorus is heated under high pressure, a series of black is formed. Red phosphorus possesses iron gray luster. It is colorless, non-poisonous, insoluble in water, and in this does not glow in dark. पॉलीमेरिक एंड चेन्स ऑफ P4 से बनता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, ये ना ही वाटर में सॉल्यूबल है ना ही CS2 में। इस पे क्या है? आयरन ग्रे लश्चर है, इनसॉल्यूबल in both. This is poisonous. This will be non-poisonous, highly reactive, less reactive, glow in dark, does not glow in dark। एक चीज और बेटा, एक चीज ध्यान रखना, है ना, जब भी डिफरेंसेस लिखोगे तो ये बीच में जो मैंने एक डिफरेंसेस के लिए आपको चीज बताई ना, लाइन मार के लिखना, ऐसे लिखोगे। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन पे आ जाए। ऐसे लाइन मार के, कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखना बोर्ड में, प्रेजेंटेशन इस तरह चाहिए होती है ना, तो नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो दिस इज योर 7.13। Now let's talk about 7.14. Why does nitrogen show catenation property less than phosphorus? बच्चों, कार्बन कैटिनेशन अच्छा शो क्यों करता है? क्योंकि कार्बन से बढ़िया तो कैटिनेशन किसी के बस का नहीं जो शो करे। कार्बन इतना बढ़िया कैटिनेशन क्यों शो करता है? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन अपने आप में बहुत स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस के मुकाबले कैटिनेशन कम शो कर रहा है, अगर नाइट्रोजन फास्फोरस के मुकाबले कम कैटिनेशन शो कर रहा है, इसका मतलब इनके सिंगल बॉन्ड को ध्यान से देखो, तो फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से। एज सिंगल बॉन्ड फास्फोरस इज मोर स्टेबल than this, that is why nitrogen shows less catenation property than phosphorus। अब तो फ्रेम कर लोगे इसको। गिव द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3। ऑलरेडी देखो 2 बार पूछी जा चुकी है अभी तक ये, है ना। तो H3PO3 प्लस O2 गोज टू H3PO4 प्लस PH3। बैलेंस करते रहना इसको। यहां पर ये दिखा रहा है +5, यहां पर ये दिखा रहा है अपना
-3। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। अच्छा, वाई डज, ये हो गया, कैन PCl5 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? आइए देखते हैं। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन वो पूछे, देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं समझा रहा हूं, मैं अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन वो आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे? एक मिनट, साउंड सही चल रहा है ना? हाँ, अगर कोई ऐसा सवाल दे दे कि भाई विल इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और विल इट एक्ट एज अन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखो। PCl5 में फॉस्फोरस अपने हायर ऑक्सीडेशन नंबर पर है। कैसे? +5। अच्छा, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। ये हाईएस्ट कितने लूज कर सकता था? लूज मतलब शेयरिंग में, है ना? शेयरिंग कितने कितने कर सकता था? 5। +5 में है, इसका मतलब पांचों कर चुका है। क्या ये कोई और इलेक्ट्रॉन दे सकता है? पल्ले ही नहीं है भाई के, 5 थे, पांचों दे दिए। अब जब पल्ले ही नहीं है तो कहां से देगा? मेरी बात को समझ में आई? जब इसके पल्ले बचे ही नहीं, 5 थे, पांचों दे दिए, तो अब ये कहां से दे सकता है? इसका मतलब ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता है, तो इट विल नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? सो एज इन PCl5 phosphorus exist in +5 oxidation state. So now it cannot lose further electrons. Hence, cannot act as a reducing एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो नहीं कर सकता, बट यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम कर सकता है। बट एज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, +5 में है, +3 में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, it can act as an oxidizing agent. So PCl5 को लेट से H2 में डाला तो PCl3 प्लस 2HCl मिल सकता है, बशर्ते थोड़ा हीट करो ताकि ये ब्रेक कर जाए PCl3 और Cl2। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कैसे ब्रेक कर सकता है। H2O डाल दोगे ना बच्चे, H2O डाल दोगे तो POCl3 बन जाएगा, फिर चेंज नहीं हो रहा उसमें। ऑर्गेनिक में जानते हो इस चीज को। चलिए 16 सवाल होते हुए इसी के साथ ग्रुप 15 के एनसीईआरटी में दिए हुए सभी सवालों का जवाब आपके पास है। जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही आसान सवाल, NH2 NP4, आप ये आराम से कर सकते हैं मेरे भाई। Why is dioxygen a gas but sulfur is a solid? अभी आपको पता है, सेम वही है। इन केस ऑफ O2, O2 इसको ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन कैन शो मल्टीपल बॉन्डिंग because of 2p pi overlapping
which is stable as sidewise overlapping is effective। देखो ये सेम क्वेश्चन हुआ, N2 बनता है P2 नहीं बनता और O2 बनता है S2 नहीं बनता, ये सेम बात हुई वैसे ही। बट इन केस ऑफ सल्फर 3p ऑर्बिटल, अब बोलते चले जाओ, आपको ही पता है सेम आंसर आ रहा है, देखो वही P2 फॉस्फोरस वाला। 3p ऑर्बिटल्स cannot show effective sidewise overlapping, hence S exists as S8, which is a cross linked structure and more stable। Why stable? Because of this cross linking, hence S8 is a solid and O2 is a gas। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। याद है मेटलर्जी में भी मैं इसी विषय में कुछ बात कर रहा था और मैंने आपसे कहा था कि ये पी ब्लॉक में भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये भी थर्मोडायनेमिक्स को ही लिंक कर रहा है। जिन बच्चों ने एलिंगम डायग्राम वाला मेटलर्जी का मेरा वीडियो भी नहीं देखा है, जस्ट इस वजह से कि सर हमारे तो सिलेबस से ये चीज़ हट गई है, तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। Knowing the electron gain enthalpy values for O2O minus and O2O2 minus as minus 141 and 702 किलोजूल पर मोल। तो ये क्वेश्चन है 7.19। O से O माइनस बनना, बस साफ साफ लिखते हैं इसको, अगले पेज पे लिखते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 7.19 ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू O माइनस, है ना। तो मेरे बच्चे O से O माइनस बनने में जो डेल्टा H है वो माइनस 141 किलो जूल पर मोल आता है और O से +7 देखो ये 0.2 आता है। एक बात बताओ, थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज आपने पढ़ी है कि भाई अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो स्पॉन्टेनियस है, तो वो होना चाहता है। मेरे भाई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और वो होना चाहता है, ये बात हमने जान ली, तो फिर मैक्सिमम ऑक्साइड ही क्यों बनते हैं, परऑक्साइड क्यों नहीं बनते। ऑक्साइड बनने के बाद अब ज्ञान पेला गया है कि ऑक्साइड बनने के बाद बिकॉज इसका चार्ज -2 है, तो ज्यादा चार्ज मींस बेटर लेटिस एनर्जी, मोर चार्ज means better lattice energy, hence more favorable। बट एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, वो क्या है, ज्यादातर मेटल जो है ना बच्चे,
वो लावा से निकली है। लावा है ना, वोल्केनो फटता है, लावा से निकली है। और अगर ध्यान से देखो, लावा से निकली हैं तो उनकी हीट भी तो बहुत थी जब लावा से निकली है। अब हीट से वो लोअर हीट पे आना चाहते थे, और ऑक्सीजन O2 माइनस में जब आ रहा है तो हीट को उनकी एब्जॉर्ब कर रहा है। देखो ये फिर वही चीज आ गई, वो ज्यादा हीट पे थे और somebody इज एक्सेप्टिंग दैट हीट। कॉन्सेप्ट पूरी केमिस्ट्री में अगर मेजर सोर्स में सोचा जाए तो ऐसे ही है। उनके पास ज्यादा हीट थी, मेटल जब लावा से आ रहे थे, ऑक्सीजन वो एक्सेप्ट कर सकता था ऑक्साइड बनाने में, बढ़िया तरीके से ऑक्साइड बन गया। हाँ, लॉजिकली हम थोड़ा ये कहना चाहते हैं इंटेलेक्ट के लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कि लेटिस एनर्जी ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाई चार्ज। अब इंटेलिजेंस पे आओ, थोड़ा ऊपर सोचो। चार्ज ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, टकराते स्पीड से हैं और एनर्जी बढ़िया निकलती है। जो ये निकलती है इसी को तो लेटिस एनर्जी कहते हो। एक बहुत ही गर्म था और एक उस गर्मी को लेना चाहता था। दोनों का तो संबंध लाजमी था कि भी दोनों जुड़ेंगे आपस में। ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? कितना प्यारा एक बात है, और इसलिए मैंने एलिंगम डायग्राम में इस चीज को बहुत ज्यादा समझाया भी था। विच एरोसोल डिप्लीट्स ओजोन। इतना डिफिकल्ट सवाल है ना ये, मतलब मैं खुद हैरान हूं कि मैं इसका आंसर कैसे करूंगा। बचपन से करते आ रहे हो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन CF2 Cl2। होता क्या है ना, ओजोन के साथ जाता है ये और एक O को छीन लेता है, जो क्लोराइड का फ्री रेडिकल बन जाता है वो छीन लेता है, तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है। खैर इसने तो बिच पूछा था। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑलरेडी एक्सप्लेन है ना। एक बार फिर से वो लेक्चर आई थिंक परसों वाले लेक्चर में दिया था मैंने, कल से पहले वाले लेक्चर में, है ना। हाउ इज SO2 एन एयर पोल्यूटेंट। SO2 आपके लंग्स पे अटैक करता है सीधा, उसको डैमेज करता है। पहला तो रीजन ये हुआ एयर पोल्यूशन। दूसरा, SO2 बारिश के टाइम पानी से मिलके H2SO3 बनाएगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करके H2SO4 भी बनाता है। ये माना कि ये उस तरह से फंक्शनल नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर तो आ ही रहा है, तो एटमॉस्फेयर को डैमेज करता ही है। और क्लोरोफिल के एक चीज आती है बच्चों बायोलॉजी में, क्लोरोसिस, तो ये उसको भी करता है। तो क्लोरोफिल को अभी जो सिंथेसिस है, जो उसका इफेक्ट है वो कम करता है, तो फोटोसिंथेसिस को भी रोकता है। तो भाई साहब बड़ा खतरनाक है हमारे लिए। तो ये तीन बातें आप खुद नोट कर लेना, ठीक है। ओके, व्हाई आर हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है भाई, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरीके से खींचते हैं तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Explain why fluorine forms only one oxo acids HOF, as fluorine can exhibit only one oxidation state of -1। ध्यान से देखो, फ्लोरीन कैन एग्जिबिट, लिख लेते हैं, मैंने वैसे बताया था इसके एनॉमलस बिहेवियर में, फिर बता देता हूं। As fluorine can exhibit only one oxidation state of -1, hence it can show only one, it can form only one oxy acid। डन बच्चे? ओके। Explain why in spite of nearly the same electronegativity, nitrogen forms hydrogen bonding while chlorine does not. Can you explain now?
बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन द चार्ज डेंसिटी इज बेटर देन क्लोरीन। उसी बात को घुमाए चले जाओ, hence it can form H bond। नमस्ते। राइट टू यूजेस ऑफ ClO2 भाई, ब्लीचिंग और क्लीनिंग ऑफ वाटर लिख देंगे। चलो, दिल्ली विल्ली बड़े शहरों में क्लोरीन डाल के पानी को प्योरीफाई करते हैं भाई साहब, हमारा दिल्ली जल बोर्ड भी यही करे। तो अब इसमें इसमें इशू क्या है? नंबर 1, ब्लीचिंग ऑफ पल्प एंड पेपर, क्लिनसिंग ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग के लायक बनाने वाला। वाई आर हेलोजेंस कलर्ड? भाई साहब, दुनिया में कलर क्यों होता है? लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, हायर एनर्जी पे पहुंचता है, वापस गिरता है, बस। तो ये एच हमारे जो हेलोजेंस हैं, इनमें जैसे ही आप इनको एनर्जी देंगे, लाइट गिरेगी इनके ऊपर, और इनका बॉन्ड वैसे भी थोड़ा कमज़ोर रहता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, जंप मारता है, मैं तो चला, तो बस भाई साहब वो कूदा, और फिर अब हायर ही थोड़ी रहेगा भैया, अप्स आएंगे तो डाउन्स भी आएंगे, तो गिरेगा भी जरूर, तो फिर कलर आ जाएगा। बस ये तो पुरानी कहानी पेलनी है। F2NCl2 विद वाटर, इतना गजब रिएक्शन है ना ये। F2 और HF, और भाई देखो, दोनों से HF बनाओ, O2 हटाओ, ऐसे ही Cl2 वाले में से हटाओ, है ना? याद है ना, अभी ब्लीचिंग एक्शन का जब बताया था, Cl2 प्लस H2O, HCl और HOCl, फिर HCl निकल जाता था, नेसेंट ऑक्सीजन बनता था। वही चीज यहां पर लिखनी है। कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl? यस, ऑक्सीडाइज करके। एंड HCl फ्रॉम Cl2? यस, जल डाल के। राइट रिएक्शन ओनली, है ना? टफ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को भाई साहब घुमाए चले जाओ, घुमाए चले जाओ, पे ले जाओ बस, है ना? What inspired N. Bartlett for carrying out reaction between xenon and PTF6 having the same, क्या था? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक बार फिर उस पैराग्राफ को पढ़ते, मजा आएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। कहाँ गया हमारा ये? अरे भैया आ जाओ, बुरा मान गए ना, आ नहीं रहे। डिजिटल कॉन्सेप्ट चल रहा ना आजकल दुनिया में, वही है। फर्स्ट, he prepared a red compound which is formulated as O2PTF6. O2PTF6. He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen was almost identical with that of xenon. बस भैया उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इस पूरे पैराग्राफ को पेलेंगे आप, इन रिएक्शंस को आप ध्यान से देखेंगे। जिनॉन एक्सेस में है तो जिनॉन F2, जिनॉन कम है, F2 ज़्यादा है तो जिनॉन F4, जिनॉन बहुत ही कम है तो जिनॉन F6। पानी के साथ रिएक्शन भूल ना जाना, मतलब यहाँ पर जिनॉन F6 3H2O, तो तीनों O इसको दे दो और 6HF निकाल देना। जिनॉन F6 और H2O, अब क्या है? जिनॉन F4 और 2HF, 2H2O डाल दोगे तो 4HF और ऑक्सीजन यहाँ ठोक दो, बस खत्म। ये फिर पूछेगा नीचे भी कहीं। फिर भाई कह रहा है फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, बहुत आसानी से। यहाँ पर +3 -6, तो फॉस्फोरस पे कितना हो जाएगा बेटा? +3। यहाँ पर +3, यहाँ पर इस पे कितना है? +6, तो इस पे तो +3। Na3 का प्लस है, इसका 8 है, तो 3 और -8, 3 प्लस -8 तो यानी +3, ठीक है? नहीं, 3 प्लस और -8 तो +5 है, Na3PO4 +5, और इसमें -3, ऑक्सीजन का -2 तो +5। ये तो निकालना खैर बहुत आसानी से आता है।
Write balance equation with sulfuric acid in the presence of MnO2, chlorine gases pass through solution of NaI, दोनों रिएक्शन ऑलरेडी समझा चुका। How are xenon fluoride obtained, ऑलरेडी बता दिया, अभी फिर बताया था। With what neutral molecule ClO minus isoelectronic, बड़ा सिंपल है, ClO minus isoelectronic ClF, O माइनस किसके बराबर है भाई, F के, खत्म। Is that molecular Lewis base, लोन पेयर है डोनेट करने के लिए तो हो जाएगा, बस सिंपल। हाउ आर xenon O3 एंड xenon OF4 ऑब्टेन्ड, बाय xenon F6 के अंदर, अभी बताया। देखो यहां पर 3H2O डाल दो, वाटर एक्सेस में तो 6HF निकाल दो और 3O जाके xenon पे लग जाएंगे, खत्म। और क्या बनाना था, xenon OF4, तो 2HF, क्योंकि एक O दो वैलेंसी कंबाइन करेगा ना, तो xenon OF4, खत्म। राइट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। देखो बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात की जाए तो फ्लोरीन की कम हो जाती है ना, क्योंकि इस पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है, ये मैंने ऑलरेडी समझाया था। तो Br2 की सबसे ज़्यादा हो जाती है इसमें, फिर Cl2, फिर F2 सबसे कम, तो फिर I2 का एक्चुअली हम इसमें नहीं मान रहे, साइज बड़ा है और सब चीज़ें हैं और न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है ना, तो इसलिए सबसे नीचे ले जाओ उसको। इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, देखो ये वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक में भी था, ये वाला क्वेश्चन यहां भी है, छाए हुए हैं हर जगह। 7 पॉइंट कौन सा ये 36 का 2, HF HCl HBr HI, स्ट्रॉन्ग बताना है, सबके निकाल दो कॉन्जुगेट बेस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, यस और नो। एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से समझना। आपको अभी मैंने बताया कोई चीज क्यों छोड़ोगे, जब छोड़ने के बाद स्टेबल हो जाओगे। कोई भी चीज क्यों छोड़ोगे, जब छोड़ने के बाद स्टेबल हो जाओगे, है ना। तो मुद्दे वाली बात यह है, आपने H+ छोड़ा, अब छोड़ने के बाद देखो क्या बना, ये बना। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, वो एसिड स्ट्रॉन्ग। स्टेबिलिटी के लिए चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए, सबसे कम चार्ज डेंसिटी I- पे, बताइए क्यों। सर मुझे पता है, एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, सब पे नेगेटिव है, बट एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा आयोडीन का है। अगर एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा आयोडीन का है, इसका मतलब सबसे कम चार्ज डेंसिटी आयोडीन की है, इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर ये हो गया। अरे तभी तो कहा था I- इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। बल्ले बल्ले, कहानी खत्म पाजी। कितना आसान है, पूरा केमिस्ट्री किस तरह लिंक है, फिर भी तुम बिलबिलाते रहते हो। कभी सोचा है, ये जो 1.5 किलो का सामान टॉप फ्लोर पे रखा है ना, मिलता सबको है, यूज करना कुछ ही लोग जानते हैं, और ये वही कुछ ही लोग होते हैं जो ये दुनिया चलाते हैं। और वो करना कैसे आएगा, उसको चलाना कैसे आएगा, उसको जब यूज करोगे। आपकी जो जनरेशन है वो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इनको हमसे बेटर क्यों चला पाती है, क्योंकि पहले से ही चला रहे हो ना भाई, छोटेपन से ही ज्यादा वक्त दिया है इसके साथ, तो बेटर चला पाते हो।
इसको भी वक्त दोगे तो बेटर चला पाओगे, इसको यूज करोगे तो बेटर चला पाओगे। अब इसको यूज कैसे करोगे, ये भी तो सवाल है। जब गणित के कठिन सवाल करते हो, मैथ्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब केमिस्ट्री के अंदर चीजों को लिंक करते हो, तब इसको सही मायने में चलाते हो। अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, वही थकी हारी सी जिंदगी, या चाहते हो कमाल की जिंदगी? मेरे बच्चे, अगर कमाल की जिंदगी चाहते हो तो इस 1.5 किलो के सामान को यूज करना शुरू करो। और देखो, एक योद्धा तब मजबूत होता है जब सामने वाला अपोनेंट स्ट्रांग होता है। क्रिकेट टीम को अगर हल्की फुल्की गली की टीम के साथ ही खिलाते रहोगे तो क्या वो स्ट्रांग हो जाएगी? जितना आपका कॉम्पिटिटर, जितना आपसे लड़ने वाला, जितना आपका दुश्मन स्ट्रांग होता है, उतना ही आप स्ट्रांग होते हो। मेरी ये बात ध्यान रखना दोस्तों। तुम्हें बर्बाद कर देता है तुम्हारा प्यारा दोस्त। सही मायने में जो दुश्मन है वो हमारा प्यारा दोस्त है। एक होता है सच्चा दोस्त और एक होता है प्यारा दोस्त। सच्चा दोस्त कौन होता है? जो ये कहता है, मेरा एक फ्रेंड बचपन में 6th-7th में, भाई हमें भी उस समय वीडियो गेम्स नए नए आए थे। नए नए आए मतलब हमने उस जमाने में देखे थे, वो शॉप पे जाते थे, हम खेलते थे स्ट्रीट फाइटर और क्या क्या। अच्छा, हमें भी ना 7th में जोश चढ़ गया भाई साहब। फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स आए, हमने बढ़िया। हमारा एक मित्र, प्यारा दोस्त, हमें वीडियो गेम की शॉप पे ले गया। 1 का सिक्का कॉइन डालो, 10 मिनट खेलो। हमें बड़ा आनंद आया, हमारी दीवानगी हो गई भैया इस गेम में। अब हम, क्योंकि हम थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्कूल के अन्य चीज़ों में भी थे, तो हमने घर पे बोल दिया। हम स्कूल से आते थे, वो आने जाने के पैसे जो मिलते थे, हमने स्कूल पैदल आना जाना शुरू कर दिया और वो 20-25 रुपये हम बचा लेते थे। अब हम स्कूल से आने के बाद वीडियो गेम की शॉप पे पहुंचते थे। राज नाम के शख्स थे और हम कहते थे, राज कॉइन दे, गेम खेलेंगे आज। और भैया 1:30-2 बजे हम उसकी शॉप पे चढ़ते थे। घर में हमने झूठ बोल दिया था, देखो बुरी आदत थी, हमने झूठ बोल दिया था कि देखो जी ऐसा है, हम आएंगे लेट क्योंकि स्कूल में कोई काम है। अब उस समय भाई साहब मोबाइल शोबाइल तो थे नहीं। हम बता रहे हैं वे बैक जब हम 6th-7th में थे, हम खेलते रहते थे वीडियो गेम्स। हमारे पहले टर्मिनल टेस्ट में मार्क्स कम हुए, 7th के फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड जो टर्म आ रहा था उसमें कुछ मार्क्स यूनिट टेस्ट वगैरह में कम हुए। हमारा एक प्यारा दोस्त था और एक सच्चा दोस्त था, माई बेस्ट फ्रेंड सौरभ। उसने पहले मुझे समझाया, देख यार तू ये वीडियो गेम में टाइम खराब कर रहा है गौरव, तू अच्छा पढ़ने वाला आदमी है और तू ये क्यों कर रहा है। अब मुझे लगा लेक्चर पिला रहा है। हमेशा होगा जो आपसे सही बात कहेगा, आपको लगेगा लेक्चर पिला रहा है मुझे, मुझे उपदेश देगा तू। मैंने कहा चल बे पीछे, गेम खेलेंगे हम तो भाई, तू भी खेल ले आजा। अच्छा, सौरभ को, क्योंकि वो सच्चा दोस्त है मेरा। और दूसरा कौन था? प्यारा दोस्त जो ले गया था मुझे। अब उसने 2-4 दिन कोशिश करी। अच्छा, हम करते क्या थे, जब पिताजी का ऑफिस से घर आने का वक्त होता था उससे 20 मिनट पहले हम घर पहुंच जाया करते थे सच्चे बच्चे की तरह, और किताब खोल के बैठ जाते थे। मतलब पढ़ रहे थे हम डर की वजह से कि पिताजी को ना मालूम पड़ जाए। एक दिन सौरभ ने, क्योंकि हमारा सच्चा दोस्त है, बहुत अच्छा पक्का दोस्त है मेरा, उसने जुगाड़ लगाया, 4-5 दिन पापा से मिला और उनसे ऑफिस का नंबर ले लिया। जब हम स्कूल से पहुंचे, हम तो फिर शॉप पे, उसने मेरे पापा को फोन कर दिया कि अंकल ऐसे ऐसे बात है, गौरव जो है ये चीज कर रहा हो, ये सही नहीं है। हमारे पिताजी, आजकल थोड़ी है भाई साहब, हमारे तो गुरुजी ने पेला, पिताजी ने पेला, तभी तो पहुंचे हम यहां तक। हमारे पिताजी ऑफिस से चले सीधा उस वीडियो गेम की दुकान पर, हमें पकड़ा, 2-4 थप्पड़ लगा दिए, चल भाई घर पे। हम सक पका गए, ये क्या हो गया अचानक हमारे साथ, दुकान पे बेइज्जती हो गई हमारी। बड़ा गुस्सा आया भाई साहब, पिताजी कैसे आ गए आज। हम घर पहुंचे, बड़े उदास हुए, ये क्या हुआ। लेकिन वो थप्पड़ पड़ चुके थे
दुकान पे बेइज्जती हो चुकी थी, वो बेइज्जती अच्छी रही हमारे लिए, तो क्या अब उस दुकान पे जाने का हिम्मत नहीं हुई दोबारा, ये पता पिताजी फिर आ गए, फिर कूट दें वहां पर। देखो जरूरी होती है चीजें ये। अगर लोहा, हथौड़े की, गर्म लोहा अगर हथौड़े की मार से घबराएगा तो तलवार नहीं बन पाएगा। अच्छा, मुझे मालूम पड़ा थोड़े दिन में, 2-4 दिन में, कि सौरभ ने किया है ये। अब बड़ा बड़ा गुस्सा है मुझे, मैं तूने पापा को बोल दिया यार, तुझे पता नहीं, मतलब कूट दिया उन्होंने हमारी बेइज्जती। अब मैंने उससे लगभग दोस्ती तोड़ ली। मैंने बड़ा दुष्ट दुश्मन है मेरा, तो दोस्त थोड़ी दुश्मन है, पिताजी को बता दिया इसने। अच्छा, 15 दिन थोड़ा सा ऐसे खुमारी रही, वीडियो गेम का हट गया था, उदास रहे, ये रहे, फिर दोबारा से बुक्स में लग गए। अच्छा, हम स्कूल आते जाते साथ थे, मैं और सौरभ, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुपचाप, कोई दोस्ती की बात नहीं, गुस्सा था मैं उससे। फिर मैं पढ़ाई में धीरे धीरे, वीडियो गेम से हट चुका था तो पढ़ाई में लग गया। सेकेंड यूनिट टेस्ट हुए फर्स्ट टर्म के बाद, मेरे नंबर अच्छे। जब नंबर मिले तो वापस आते हुए स्कूल से सौरभ ने एक बात बोली, कह रहा देख अब सोच, मैंने जो 20 दिन पहले किया, क्या वो सही किया या गलत किया। मैं घर गया, मैंने सोचा, 7th क्लास का बच्चा क्या होता सोचने में, लेकिन हाँ मुझे फील हुआ, मैंने कहा हाँ यार, ये इसने अगर ये नहीं करता तो मैं इस बार भी फेल हो जाता इसमें, और फिर मेरे को सेकंड टर्म में भी दिक्कत होती। तो इसने बुरा नहीं किया, इसने सही किया। देखो बच्चों, ये फर्क होता है प्यारे दोस्त और सच्चे दोस्त में। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि दोस्त होना चाहिए सच्चा और दुश्मन भी होना चाहिए सच्चा। मतलब वो प्यारा दोस्त जो कहता है चला घूम के आए, चला सिगरेट पिए, चला दारू पी लें, चला ये करें, चला वो करें, एक्चुअली में वो दुश्मन है। क्योंकि जो तुम्हारा एक्चुअल दुश्मन है वो तुमसे स्ट्रांग होना चाह रहा है, तुमसे लड़ रहा है लगातार, तो तुम्हें मजबूत कर रहा है। क्योंकि अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, तो तुम्हें इंप्रूव कर रहा है वो। और तुम्हारा सच्चा दोस्त तुम्हारे भले की सोचेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये बात मेरी ध्यान रखना बच्चों, जो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, लाइफ में जितना टफ सिचुएशन को ऊपर लेकर आओगे, उतना इसको यूज करना सीखोगे, उतना डेवलप होगे। चलिए, तो ये 7.36 समझ में आ गया। NH3 इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ। आप एक चीज देख रहे हैं मेरे बालक, कुछ ही सवालों को बार बार डिफरेंट तरीके से दे रहा है। और ये देखो जेईई मेंस वगैरह में आता है, नीट वगैरह में आता है ऑर्डर। तुम कहते हो ना पता नहीं कितने ऑर्डर याद रखेंगे, अरे एनसीईआरटी वाले ही याद रख ले, उसी में से आता है, घबरा मत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखो जिनॉन का OF4, F2, F6 एग्जिस्ट करता है, आपने देखा, नियॉन नहीं करता। एक्चुअली क्या है ना, नियॉन फिर बेचारा अगर देखा जाए तो इस भाई पे भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, तो बाकी नोबल गैसेस के मुकाबले ये और लेस रिएक्टिव हो जाता है। गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए नोबल गैस स्पीशीज विच इज आइसोस्ट्रक्चरल विद। देखो बेटा, आइसोस्ट्रक्चर यानी सेम स्ट्रक्चर। अब ICl4- का देखते हैं, 7.38 है ये। ICl4-। मेरे भाई, आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 के बन गए बॉन्ड, 4 के बन गए बॉन्ड, बच गए 3 और 1 है नेगेटिव, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4, लोन पेयर हो गए 2, क्योंकि 3 तो इसके बचे और 1 ऊपर है ना, तो ओवरऑल 4 बचे तो 2 पेयर। तो 6 में क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर को ऊपर नीचे करने के चक्कर में आ गया ये। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आई, क्या आई, स्क्वायर प्लेनर ना, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल आई, शेप आई, स्ट्रक्चर आया स्क्वायर प्लेनर, तो ये जिनॉन F4 हो गया। देख रहे हैं, नोबल गैस स्पीशीज। ऐसे IBr2-, यहां पे लीनियर आ गया, जिनॉन F2। BrO3-, अब ये आप करके बता देंगे मुझे, खैर सामने ही है आपके। Why do noble gases have comparatively large atomic sizes? बच्चों, they have to accommodate 8 electron in their outermost shell.
अब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में लगाने हैं तो साइज तो इंक्रीज हो ही जाएगा टू एकोमोडेट दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत इसमें? तो as they contains 8 electron in their valence shell, they have to accommodate 8 electrons. So to accommodate and to minimize repulsion, the size will be larger. List the uses of neon and argon gases. खोलने दो एनसीईआरटी, ठीक है? तो मेरी बात समझ में आई बच्चे वाली भी? ये देखो वैसे यहाँ पर भी दे रखा है। Argon is used to provide inert atmosphere. Helium is used for balloon filling. गुब्बारा, वैसे वैलेंटाइन वीक चल ही रहा है, गुब्बारे दे ही रहे होगे। Neon is used in discharge tube and fluorescent bulb. तो 7.40 तक आप क्या गए? देखो वो था ना वो के वाला, तो यहाँ पर भी दे रखा है। वहां पर गलत दिया था ना, KA1 इज इक्वल टू KA2, गलत था वो। मेरे बच्चे पी ब्लॉक का लगभग हमने ये सारा एनसीईआरटी से खत्म कर लिया। बचा हुआ जो हिस्सा है ना, उसको हम देखेंगे। बचा हुआ हिस्सा मतलब बचा, इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा जो ज्ञान चाहिए, एक्स्ट्रा ज्ञान हम 20 तारीख के बाद पी ब्लॉक के ऊपर एक ले लेंगे। अब डी एंड एफ की तरफ हम बढ़ेंगे। डी एंड एफ 2 सेशन में खत्म कराऊंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। 2 सेशन लेकिन दोनों लंबे होंगे। तो एक सेशन कल आएगा और एक सेशन संडे को। डी एंड एफ के अंदर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा ज्ञान लिया जाएगा, लंबे सेशन आएंगे, ध्यान रखना, लेकिन पूरा ज्ञान लिया जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है, ये है वो है, बट इन शॉर्ट अगर कहूँ तो सारे आंसर होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल डी डी ट्रांजिशन, KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन, इनके ऊपर ज्यादा ज्ञान आएगा। तो डी एंड एफ ऐसे चलेगा। इसके साथ सरफेस का दूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा था ना 15 फेब को लाइव लूंगा, उससे पहले ये 3 चैप्टर खत्म करूंगा। बोर्ड के लिए मोर देन सफिशियंट है। डी एंड एफ में कुछ रिएक्शन एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा, एक्स्ट्रा मतलब जो बोर्ड से थोड़ा ऊपर है, बट समझ में आ जाएंगी, वहीं पर ही काम करेंगी कॉम्पिटिशन्स में। सरफेस टोटली बोर्ड के हिसाब से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड मतलब अब बोर्ड अगर कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो जेई में नीट तो हो ही रहा है। तो मंडे तक हम इनको समाप्त करेंगे और मंडे एक लाइन रखेंगे 15 को। प्लीज पी ब्लॉक को सारा अच्छे से पढ़ लो। एनसीईआरटी की जो लाइन मैंने अंडरलाइन कराई है वो लिख लो। और आज 12 तारीख है ना, तो मेरे फर्स्ट हैंड रिटन नोट्स आपके पास आज पहुंचेंगे। ऑल द बेस्ट। आपने अपने बना लिए होंगे, अब आप अपने बना चुके हैं तो मेरा भी जरूर देखिएगा। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।